कौन बनेगा स्पीकर, यह सवाल बड़ा बनता जा रहा है। बीजेपी हर हाल में स्पीकर की कुर्सी अपने पास रखना चाहती है और इसके लिए एनडीए के सहयोगी दलों से बात करने की जिम्मेदारी पार्टी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी है। 24 जून से शुरू हो रहे संसद के सत्र के लिए राजनाथ सिंह के घर पर इस वक्त बैठक भी चल रही है। संसद सत्र कैसे चले, इसको लेकर मंथन हो रहा है, लेकिन सबकी निगाहें इस तरफ हैं कि बीजेपी स्पीकर किसे बनाएगी और डेप्यूटी स्पीकर कौन होगा। चार जून को देश में आम चुनाव के नतीजे आए। ठीक 5 दिन बाद यानी 9 जून को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और अब 26 जून को यह तय हो जाएगा कि आखिरकार लोकसभा का स्पीकर पद किसके पास जाएगा। बीजेपी ने गठबंधन के नेताओं के बीच राजनाथ सिंह को सहमति बनाने की जिम्मेदारी दी है। फिलहाल राजनाथ सिंह के घर बैठक चल रही है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, राममोहन नायडू, चिराग पासवान और ललन सिंह समेत कई नेता मौजूद हैं। इधर सहयोगी दल पहले ही साफ कर चुके हैं कि स्पीकर पद के लिए पहला हक सत्तारूढ़ पार्टी का होता है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा उनका अधिकार पहले है। देखिए, स्पीकर का पद सदन का सबसे ज्यादा मर्यादित पद होता है और जो रूलिंग पार्टी है पहला अधिकार उसी का होता है उस पद के लिए। तो जो इंडी गठबंधन की जो मांग है या जो उनके बयान हैं वो आपत्तिजनक है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन का पहला हक उस पद पर है और हमारी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बड़ी पार्टी है, वो उसका अधिकार पहले है, इसलिए इस पर की गई कवायद बेकार है। हमने एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। ये सही है कि टीडीपी और जेडीयू की भूमिका निर्णायक है, लेकिन हम एनडीए को कमजोर करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। स्पीकर पद के लिए फिलहाल जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं उसमें पहला नंबर राजस्थान के कोटा से लगातार तीसरी बार सांसद बने ओम बिरला का है और डिप्टी स्पीकर के लिए बीजेपी की आंध्र प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी का नाम सामने आ रहा है। पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी की बहन है। हालांकि बीजेपी में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिन नामों की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है लिस्ट में उनका नाम ही नहीं होता है। उल्टा कुछ ऐसे चौंकाने वाले नाम सामने आते हैं जिनका कि कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है। बीजेपी में इतनी ज़्यादा गोपनीयता होती है कि नामों को लेकर के सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। इधर विपक्ष बार बार कह रहा है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के लिए टीडीपी और जेडीयू को कोशिश करनी चाहिए। संजय राउत पहले ही कह चुके हैं कि अगर टीडीपी उम्मीदवार उतारती है तो इंडिया गठबंधन समर्थन करेगा। ताब्यात कीर्तिकरांना विजय घोषित केलं होतं, तरीही 2दा फेर मतमोजणी करून त्यांच्या विरुद्ध निकाल देण्यात आला आणि त्यामध्ये रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी यांचा मोठा हात आहे। लोकसभा में बात अगर नंबर गेम की हो तो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के 293 सांसद है। बीजेपी 240 सीटों के साथ एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है, तो टीडीपी के 16, जेडीयू के 12, शिवसेना शिंदे के 7, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 5 और बाकी 10 पार्टियों के 13 सांसद हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक को सिर्फ 233 सीटें ही मिली थी। कुल मिलाकर विपक्ष चाहता है कि स्पीकर पद के लिए एनडीए में अंदरूनी घमासान मचे और गठबंधन में दरार पैदा हो जाए और ये नैरेटिव सेट हो कि सरकार बनते ही गठबंधन में फूट पड़नी शुरू हो गई। हालांकि अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर चल रही बैठक में ये साफ हो जाएगा कि 26 जून को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पद की शपथ कौन लेने वाला है। अब देखिए, बीजेपी को इस चुनाव में राजस्थान में भी नुकसान हुआ है। पार्टी को 25 में से 11 सीटों पर हार मिली है। कल प्रधानमंत्री मोदी से राजस्थान के सीएम भजन लाल ने मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि हार के कारणों को लेकर सीएम ने पीएम को जानकारी दी है। अब इससे पहले शनिवार और रविवार को प्रदेश स्तर पर हार के कारणों की समीक्षा की गई। अब पार्टी में बयानबाजी शुरू हो गई है और पार्टी नेताओं पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सोमवार को दिल्ली में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने पीएम मोदी से मुलाकात की।
ये तस्वीरें उसी मुलाकात की हैं। जयपुर के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि इस मुलाकात में सीएम ने पीएम को राजस्थान के चुनाव नतीजों की जानकारी दी है। वैसे भी चुनाव नतीजों के बाद मोदी और भजनलाल शर्मा की ये पहली 1-to-1 मुलाकात हुई है। कल जब दिल्ली में ये मुलाकात हो रही थी, उस वक्त राजस्थान के बीकानेर में बीजेपी नेता और कभी वसुंधरा राजे के करीबी रहे देवी सिंह भाटी हार के कारण गिना रहे थे। देखिए, राजस्थान में एक वर्ष पूर्व ये सबकी भावना थी कि शायद 25 सीटें एमपी चुनाव में आएगी और तीसरी बार ये रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन हमारे राजेंद्र राठौड़ मियाड़ ने ये ऐसी गोटियां खेली वहां प्रदेश के अंदर और वहां केंद्र में जाके उसके बाद में ऐसा नक्शा बिगड़ा कि जाट तो कोई बीजेपी के साथ जो समर्थक थे पूरे कट्टर, वो भी नहीं रहे। बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ। पहली बार राजस्थान में मिली हार पर पार्टी के अंदर से किसी ने खुलेआम आवाज उठाई है और ठीकरा फोड़ा है राजपूत नेता राजेंद्र राठौड़ पर, जो खुद पिछले साल विधानसभा चुनाव हार गए थे। देवी सिंह भाटी का यह बयान तब सामने आया जब जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 2 दिनों तक हार पर मंथन किया। राज्य के नेताओं ने नेशनल लीडर्स के साथ मिलकर यह मीटिंग की और करीब 14 घंटे तक शनिवार और रविवार को यह बैठक हुई। एक सीट पर चर्चा हुई और इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान की 25 में से 25 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी को 14 और इंडिया गठबंधन को 11 सीटों पर जीत मिली। जिन 11 सीटों पर राजस्थान में बीजेपी हारी, उन इलाकों में विधानसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी को भारी नुकसान हुआ था। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यहां खास मेहनत नहीं की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस भरतपुर के रहने वाले हैं, पार्टी वहां भी चुनाव हार गई। राज्य के मंत्री झाबर सिंह खर्रा हार को लेकर क्या कह रहे हैं, उनको भी जान लीजिए। व्यक्ति को सामान्य सर्दी जुकाम होता है और समय रहते अगर उसका इलाज नहीं हो तो वो बुखार बनता है, बुखार से निमोनिया बनता है और निमोनिया से टाइफाइड बनता है, फिर उसके बाद एक के बाद कई अंग खराब होते चले जाते हैं। इसी तरह से हमारे एक नहीं बहुत से कारण थे जिनको हम समय पर विपक्ष द्वारा जो भ्रम फैलाया गया आम मतदाता के बीच, उस भ्रम को दूर नहीं कर पाए और उसकी वजह से ये सारा परिणाम आया। राज्य में 33 विधानसभा सीटें ऐसी रही जहां विधानसभा चुनाव में पार्टी जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में वहां पिछड़ गई। इनमें प्रदेश के 4 मंत्रियों की विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी विरोधी उम्मीदवारों से पीछे रही। हालांकि दूसरा फैक्ट ये भी है कि जिन 25 सीटों पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारी थी, वहां लोकसभा चुनाव में उसे बढ़त मिली। अगर यहां भी विधानसभा की तरह पीछे रह जाती तो नतीजे और बुरे हो सकते थे। सूत्रों की माने तो पार्टी के नेताओं ने हार के कारणों को लेकर जो जानकारी दी है, उसमें एक बड़ी बात यह है कि वे हवा का रुख भांपने में कामयाब नहीं रहे। इसके अलावा ओवर कॉन्फिडेंस भी एक बड़ी वजह रही। आरक्षण को लेकर के कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाया, पार्टी उसका काट नहीं निकाल पाई और इस सब के साथ साथ हारे हुए उम्मीदवारों ने स्थानीय नेताओं के असहयोग की भी शिकायत की है। अब आइए बात करते हैं बिहार की, जहां रुपौली सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और इसी रुपौली की विधायक रही बीमा भारती को आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से टिकट दिया था। बीमा को जिताने के लिए तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तेजस्वी 5 दिनों तक पूर्णिया में ही कैंप करके बैठ गए थे। अब वही बीमा भारती विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन टिकट के ऐलान से पहले हत्या के फेर में फंस गया है बीमा भारती का बेटा। पुलिस आज बीमा भारती के घर पर तलाशी लेने पहुंच गई। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर सुबह की है, जब बिहार की पूर्व मंत्री और आरजेडी की नेता बीमा भारती अपने बाहुबली पति अवधेश मंडल के साथ लालू यादव से मिलने पहुंची थी। दूसरी तस्वीर दोपहर की है, जब पटना में बीमा भारती के घर पुलिस की टीम हत्या के मामले की जांच के लिए पहुंच गई। अब सिलसिलेवार तरीके से इस कहानी को समझिए। ये तस्वीर मंगलवार सुबह की है। लालू यादव से मुलाकात के बाद बीमा भारती ने दावा किया कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव में वो खुद या उनके पति अवधेश मंडल आरजेडी के उम्मीदवार होंगे।
सिंबल मिलेगा निकलेंगे घर लेके। से एकदम मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा? क्योंकि पूर्णिया में वैसे लोग देखिए लोकसभा और विधानसभा में धरती आसमान का फर्क होता है। दूसरे दल से आए थे तो लोग को कंफ्यूज हो गया। ये ऐसा हार जीत तो लोग को लगा रहता है राजनीति में, तो राजनीति करना थोड़े छोड़ देंगे। चुनाव कौन लड़ेंगे? आप लड़ेंगे या हमारा परिवार में हम लड़ेंगे, चाहे हमारा पति लड़ेंगे। इसके बाद बीमा भारती जब घर पहुंची तो कुछ ही देर बाद बिहार पुलिस की टीम भी यहाँ पहुंच गई। पटना के जिस विधायक फ्लैट में बीमा भारती रहती हैं, वहाँ पूर्णिया जिले की पुलिस बीमा के बेटे और पति की तलाश में पहुंच गई। पूर्णिया पुलिस ने घर में तलाशी ली, लेकिन दोनों में से कोई यहाँ नहीं मिला। बीमा भारती पुलिस वालों पर गुस्सा दिखाती हुई कैमरे में कैद हुई। और सरकारी आवास में घुस गए, आप ऐसे आ गए अचानक, जांच कीजिएगा, जाएगा थाना, कुछ जांच कीजिएगा। महिला है और सरकारी आवास में घुस गए, क्यों इस तरह से कर रहा है प्रशासन? हाँ, थाना जाएगा, जहाँ थाना है भवानीपुर जाएगा, वहाँ थाना में पूछताछ। बाद में पुलिस की टीम जब घर से चली गई, तब बीमा भारती ने एबीपी न्यूज के रिपोर्टर आर्यन से बात की। धड़ाधड़ फोर्स अंदर घुस गया, तो हमको लगा कि फोर्स कैसे घुस गया अंदर भाई, क्या बात है? तो हम पूछने लगे, तो बोला कि नहीं पूछ जांच करना है। किसको? तो अवधेश मंडल को। कौन केस वाला में? पूछना जांचना है तो भवानीपुर थाना जाएगा, जहाँ थाना है वहाँ हम आज जेबे करेंगे, घर भेज देंगे थाना पर, पूछ जाँच करिएगा। बेटे को भी खोज रही है? मेरा बेटा को जो है कि उसको जो है फंसा दिया। एक सप्ताह पहले जो है इलेक्शन के एक सप्ताह बचा था तो उसका बेल हुआ। चुनाव लड़ेंगे? एकदम लड़ेंगे, चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के ये दशा हो रहा है। बीमा भारती आरोप लगा रही हैं कि नीतीश कुमार की सरकार और पुलिस उनके परिवार को फंसा रही है। असल में बीमा भारती के बेटे राजा का नाम सुपारी देकर हत्या कराने के मामले में सामने आया है। आरोप है कि 2 जून को पूर्णिया में कारोबारी गोपाल यादुका की हत्या हुई। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि बीमा भारती के बेटे ने 5 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या करवाई। अब पूर्णिया पुलिस बीमा भारती के बेटे के साथ ही पति अवधेश मंडल की भी तलाश में जुट गई है। खुलेआम मर्डर हो रहा है, खुलेआम लूट हो रहा है, हम लोग आवाज उठाते हैं। पोस्टमार्टम से आया था, हम दोनों माँ बेटा दोनों गए हैं भवानीपुर में, हजारों लोग के संख्या में वहाँ पर भेंट करके हम आए हैं। सुबह 11 बजे के आसपास बीमा भारती पति अवधेश मंडल के साथ राबड़ी निवास के बाहर दिखी थी, लेकिन इसके बाद अवधेश मंडल गायब हो गए। अवधेश मंडल का अपराध से पुराना नाता है, इलाके में दबंग और बाहुबली की छवि है। अवधेश का जेल आना जाना लगा रहता है। रुपौली सीट पर उपचुनाव 10 जुलाई को है। 21 जून तक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद बने पप्पू यादव की मांग है कि रुपौली में कांग्रेस का उम्मीदवार होना चाहिए। हम चाहेंगे कि इस चुनाव से मैसेज जाए कि ये सेमीफाइनल चुनाव था और चंडाल चौकड़ी लोग अब खत्म हो गए। सेमीफाइनल की आपने बात की, क्या सेमीफाइनल में आपके बैट्समैन उतरेंगे क्या रुपौली में? अच्छे लोग होंगे तो पप्पू यादव अच्छे लोगों के साथ तो खड़ा रहता ही है। हम चाहेंगे कि यहाँ यदि गठबंधन उतारे तो कांग्रेस को। वैसे सीट पर महागठबंधन से पिछली बार लेफ्ट का उम्मीदवार मैदान में उतरा था, तो दावा लेफ्ट की तरफ से भी किया जा रहा है। बीमा भारती इस सीट से जेडीयू से लगातार जीतती रही हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीमा भारती ने पार्टी और विधानसभा से दोनों से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन बुरी तरह से हार गईं। हारने के बाद एक बार फिर से आरजेडी से वो टिकट मांग रही हैं, जबकि जेडीयू कलाधर मंडल को उम्मीदवार बनाया है। आइए बात करते हैं विरासत की सियासत की। बिहार में जेडीयू के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत से अपील कर रहे हैं कि वो सक्रिय राजनीति में उतरे। निशांत के पिता नीतीश भले ही 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन खुद निशांत राजनीति से दूर हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों जेडीयू के नेता, पदाधिकारी और समर्थक मांग कर रहे हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। आज पार्टी ने कहा है कि इस तरह की सार्वजनिक मांग से नेताओं को बचना चाहिए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर जेडीयू के नेता सोशल मीडिया पर कई दिनों से बयानबाजी कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं कि निशांत को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए।
बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष और जेडीयू के नेता विद्यानंद विकल फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बिहार को चाहिए एक युवा नेतृत्व। निशांत कुमार में युवा नेतृत्व के सारे गुण मौजूद हैं। कुछ इसी तरह की बात जेडीयू महासचिव राणा रणधीर भी कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि नीतीश कुमार जी वंशवाद और परिवारवाद के विरोधी रहे हैं, लेकिन आज आवश्यकता है कि नीतीश कुमार जी के जो हजारों लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, उनको निश्चित रूप से उनसे संबंध जोड़ने के लिए, देखने के लिए, उनसे रिश्ता बनाने के लिए आज की परिस्थिति और परिवेश में कल के बिहार के भविष्य के लिए निशांत को निश्चित रूप से आना चाहिए। ये मेरी विशेष मांग है। सोशल मीडिया की इस चर्चा ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। सोशल मीडिया पर जेडीयू के कई और प्रदेश पदाधिकारी निशांत को लेकर पोस्ट लिख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार इस तरह का फैसला करेंगे? पता नहीं पार्टी में किन्होंने ऐसी बात की है। हमारी जो जानकारी है ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है और हम पार्टी के नेताओं से भी कहेंगे कि इस तरह के संवेदनशील मामले पर कोई अपने तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दें, वरना इससे एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है जो बिल्कुल निराधार बेबुनियाद होती है। नीतीश कुमार देश के उन समाजवादी नेताओं में से एक हैं जिन्होंने अपने वारिस को सियासत से दूर रखा है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कह नहीं सकते। बिहार की राजनीति में लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को अपनी राजनीतिक विरासत सौंप चुके हैं। चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये दोनों ही नेता नीतीश कुमार के समकक्षी रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जेडीयू में नीतीश के बाद उनकी विरासत को कौन संभालेगा। ऐसे में इस तरह के बयान जो आ रहे हैं वो माना जा रहा है कि दबाव की राजनीति के तहत तो नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार एक्टिव पॉलिटिक्स में रहते हुए अपने बेटे को विरासत सौंपेंगे। एबीपी न्यूज के बिहार ब्यूरो चीफ प्रकाश कुमार ने 5 साल पहले चुनाव के दिन निशांत से बात की थी। उस बातचीत में उनके राजनीति में आने पर भी सवाल पूछे गए थे। जवाब सुनिए। हमारे साथ है नीतीश जी के बेटे निशांत। इनका गेटअप पहले दिखाते हैं कि ये भी हवाई चप्पल में रहते हैं और बिल्कुल साधारण सा अपना गेटअप अपनाते हैं। आप क्या राजनीति में आना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं। क्या वजह है? सब बस जनता के दरबार में है। पिताजी नरेंद्र मोदी अंकल, अब देखा उन्होंने कि पहले भी अच्छा काम किया है, भरोसा करें, जिताएं। बहुत खुशी की। नरेंद्र मोदी को अंकल आप कह रहे हैं, क्या उनमें खासियत है जिसके प्रति आपको लगता है कि जनता उन्हें वोट दे? तो वो पिताजी के साथ है तो अंकल ही हुए ना। उन्होंने भी काफी अच्छे काम किए हैं। बताया जाता है कि निशांत की दिलचस्पी राजनीति में नहीं है और यही वजह है कि वो बाकी नेता पुत्रों से अलग खुद को राजनीति की लाइमलाइट से दूर रखे हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बाद पार्टी का नेता कौन, ये सवाल बना हुआ है। वैसे भी पार्टी के नेता परिवारवाद की नई परिभाषा पेश करने लगे हैं। परिवारवाद का परिभाषा जिस रूप में हम लोग विरोध करते हैं या नेता विरोध करते हैं, वो सत्ता सुख भोगने की जो एक परंपरा चल चुकी है, सुख सुविधा के जीवन जीने की जो परंपरा चल चुकी है, इस रूप में वो परिवारवाद का विरोध करते हैं। और कहीं कोई साफ सुथरे ईमानदार नेता का कोई ऐसा सुपुत्र हो, बेटा हो, जो ईमानदारी पूर्वक देश के सेवा करना चाहता हो, तो उसको आने में कोई दिक्कत नहीं। साफ है कि जेडीयू के कार्यकर्ता अपनी भावना जाहिर कर रहे हैं। नीतीश अपने बेटे को सक्रिय राजनीति में लाकर पार्टी की विरासत सौंप देंगे, इसकी संभावना फिलहाल तो नहीं दिखती। लेकिन राजनीति है और राजनीति में हालात और जज्बात कब बदल जाएं, कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार परिवारवादी राजनीति के समर्थक नहीं रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के साथ जो लालू यादव के बेटे हैं 2 बार सरकार बना चुके हैं। चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में सहयोगी दल है, वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी परिवारवादी कैटेगरी में ही आती है। और तो और जेडीयू के कई सांसद और विधायक के बेटे बेटी और पत्नी भी बिहार में जेडीयू की राजनीति में है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार भले ही समर्थक ना हो, लेकिन परिवारवादी से नेताओं से दूर नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के एक वीडियो को लेकर अब विवाद छिड़ गया है। वायरल वीडियो में नाना पटोले पैर धुलवाते दिख रहे हैं। अब वीडियो को बीजेपी ने मुद्दा बना दिया और पार्टी के नेता कांग्रेस को घेर रहे हैं।
वीडियो के विवाद पर नाना पटोले ने भी चुप्पी तोड़ी, लेकिन सियासत इस पर जारी। ये वीडियो सोमवार का है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले अकोला में पार्टी के एक कार्यकर्ता से अपने पैर धुलवा रहे हैं, जिस पर अब महाराष्ट्र में सियासी संग्राम मचा है। नाना पटोले वाडे गांव में किसी धार्मिक कार्यक्रम में शरीक होने आए थे। इसी दौरान उनका पैर कीचड़ में धंस गया। इसके बाद एक कार्यकर्ता ने पानी से उनका पैर धोया। वीडियो में दिख रहा है कि नाना पटोले अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं। पानी की एक बोतल उनके हाथ में है। चाहे तो वे खुद भी पैर धो सकते थे, लेकिन कार्यकर्ता को पैर धोने के काम में लगा दिया। वीडियो वायरल होने के बाद नाना पटोले भाजपा और सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए। महाराष्ट्र बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता नाना पटोले का वीडियो शेयर किया और लिखा, कांग्रेस ने लोगों को हमेशा पैरों की धूल समझा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के पैर कीचड़ में सन गए तो उन्होंने एक कार्यकर्ता से पैर धोने को कहा। अगर सत्ता उनके हाथ में चली गई तो गरीबों का यही हाल होगा। ये वीडियो प्रमाण है। इधर बीजेपी नेता अपने एक्स हैंडल से वीडियो को रीपोस्ट कर कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं और माफी की मांग कर रहे हैं। एक ओर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सफाई कर्मचारियों का सम्मान करते हुए उनके पैर अपने हाथों से धो रहे हैं, और दूसरी ओर घमंडिया गठबंधन के नेता महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष सामान्य कार्यकर्ता से अपने पैर धुलवा रहे हैं। कांग्रेस नेता तुरंत पत्रकार वार्ता लेकर के लोगों की और देश दुनिया की माफी मांगी। वायरल वीडियो पर विवाद बढ़ा तो नाना पटोले की सफाई भी आई। पहले तो सरकार की योजनाओं पर तंज कसा और बचा खुचा सारा दोष मीडिया पर मढ़ दिया। स्वाभाविक है कि उनके दर्शन के लिए मैं वहां पहुंचा। वहां थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी, बारिश हुई थी, तो विशेष करके वो हमारे पश्चिमी विदर्भ में काली मिट्टी का यह है, तो उसमें कीचड़ होता ही है। हमारा एक कार्यकर्ता ने पानी का एक अंडा लेके आया और उसने मेरे पैर पे डाला, मैंने धोया। लेकिन इसका इतना बीजेपी ने बवाल किया। ईडी के जो दबे हुए लोग हैं जो अपना कीचड़ कैसा साफ करते हैं अंधेरे में, उसके बारे में बात करना चाहिए ना। और महाराष्ट्र में जो किसान कर्जे के कीचड़ में फंसा है उसके बारे में बीजेपी ने बात करना चाहिए। और यही लोग बोलते थे अगर हर घर में नल, नल में जल, तो वो रहता तो मैं नल पे जाके धो लेता था ना, पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी ऊपर से। नाना पटोले का विवादों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले नाना सीएम योगी पर अपमानजनक टिप्पणी कर चुके हैं। नाना पटोले ने लोकसभा चुनाव के बीच ये भी कहा था कि अगर केंद्र में सरकार आएगी तो अयोध्या राम मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। देखिए, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी पारी खेलने जा रही हैं। पार्टी ने फैसला किया है कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। चुनाव में राहुल गांधी 2 सीटें जीते थे और उन्होंने रायबरेली सीट अपने पास रखते हुए वायनाड से इस्तीफा दे दिया है। अगस्त में यहां पर उपचुनाव हो सकता है। केरल के वायनाड से ये तस्वीरें आई हैं, जहां प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के ऐलान के फैसले का जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में स्वागत किया गया। सोमवार की शाम को दिल्ली में राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने के ऐलान के साथ ही वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। इस ऐलान के बाद राहुल और प्रियंका गले मिले, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। ये पहला मौका है जब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं। अब तक प्रियंका गांधी मां और भाई के चुनाव का मैनेजमेंट देखती थी, पहली बार खुद चुनाव मैदान में उतरने वाली है। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड एंड भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूँगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। And are you nervous? Not at all. No. I'm not nervous at all.
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी को पार्टी में महासचिव बनाया गया था और अब 2024 के चुनाव के बाद चुनावी अखाड़े में उतरने जा रही हैं। आपने ये सही राजनीतिक निर्णय लिया है जो भावनाओं के अनुसार है कि आप रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे और वायनाड सीट से प्रियंका जी अपनी बहन को वहां से चुनाव लड़ाएंगे। प्रियंका जी, आप तो वायनाड से 5 लाख वोट से जीत कराएंगी, ये दीवार पर लिखी हुई इबारत है। केरल के वायनाड में राहुल गांधी को 6,47,000 वोट मिले थे, जबकि लेफ्ट की एनी राजा को 2,83,000 वोट मिले। राहुल इस बार 3,64,000 वोटों से जीते थे। 2019 में पहली बार राहुल गांधी ने इस सीट से चुनाव लड़ा और जीता था। तब राहुल अमेठी से हार गए थे। इस बार रायबरेली और वायनाड दोनों से जीते हैं। बीजेपी अब परिवारवाद के बहाने घेर रही है। रनअवे ब्राइड मूवी देखी थी ना, हमेशा भागते रहते हैं दुल्हन, तब राहुल गांधी वायनाड से भागे। अच्छा है, लेकिन अगर जीत गई गलती से तो लोकसभा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि किस इंटेंशन से उनको लड़वाया गया है। और लोकसभा में भाई बहन के बीच में कंपटीशन होगा, स्पर्धा होगी, ज्यादा नकारा कौन है। और कांग्रेस में भी एक ऑप्शन होगा कि लीडरशिप किसको चुनना है। अभी वायनाड में चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, हालांकि अगस्त महीने में उपचुनाव हो सकता है, लेकिन प्रियंका की उम्मीदवारी के ऐलान ने सियासी माहौल अभी से गर्मा दिया है।